गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिलीप शास्त्री, जीनियस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीभीत से। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने भारत का भौतिक स्वरूप का सेकंड पार्ट पढ़ा था। आज हम भारत का भौतिक स्वरूप का थर्ड पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो इस थर्ड पार्ट के अंदर आज भारत के मरुस्थल विशेष है उसका अध्ययन करेंगे। मरुस्थल है उसका अध्ययन करेंगे। मरुस्थलीय क्षेत्र अधिकतर क्या है, राजस्थान का क्षेत्र ही माना जाता है, क्योंकि इसके बीचों बीच क्या है, एक अरावली पर्वत श्रृंखला है, वो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। और इस विभाजन के कारण से जो अरब सागर से उठने वाला मानसून है वो इस क्षेत्र में बरसात ना के बराबरी करता है। अधिकतर बरसात होती है वो किस साइड की, बंगाली खाड़ी से बरसात होती है। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है और यह बालू के टीलों से ढका हुआ एक तरंगिणी मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बरसात होती है वो 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस कारण से शुष्क क्षेत्र की वनस्पति अधिक कम है, यानी अपने कह सकते हैं कि शुष्क क्षेत्र है। ये क्या है, क्षेत्र है, कैसे है, शुष्क क्षेत्र है। तो इस शुष्क क्षेत्र के अंदर वनस्पति बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। और वर्षा ऋतु आती है उस दौरान क्या होता है कि यहाँ छोटी छोटी सरिताएँ नदियाँ बहती है, यानी छोटी छोटी नदियाँ का निर्माण हो जाता है। लेकिन वो क्या कहते हैं, नदियाँ अधिकतर उसी बालू की मिट्टी के अंदर खो जाती है। एक नदी है जो लूणी नदी है, वो क्षेत्र में काफ़ी बड़ी है और वो लूणी नदी विस्तृत फैल करके यानी बह करके और अरब के सागर में गिर जाती है। यहाँ राजस्थान के अंदर के बरकान नामक जो टीले का एक आकार है वो काफ़ी फेमस है, जिसे अर्धचंद्राकार बालू का टीला कहा जाता है। अर्धचंद्राकार बालू का टीला है, इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। लेकिन लंबवत टीले भारत और पाकिस्तान की सीमा है, यानी भारत और पाकिस्तान सीमा, यानी इस सीमा के ऊपर ऐसी सीमा यहाँ आपको इसके क्षेत्र में मिलेंगे। लेकिन जो बरकान है वो भारत की राजस्थान के बीचों बीच क्षेत्र में वहाँ ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान सीमा के में प्रमुखतः लंबवत टीले पाए जाएंगे। लंबवत टीले वो पाए जाते हैं। यदि जैसलमेर जाएँ तो वहाँ बरकान के समूह देख सकते हैं। बरकान का समूह बहुत मिलेगा और ये बरकान का जो समूह वो किस तरह से बनता है, क्योंकि यहाँ गर्मी की टाइम में, गर्मी का समय होता है, उस दौरान राजस्थान के अंदर जो उत्तरी राजस्थान है उसमें काफ़ी लू चलती है। और लू के जो झोंके से क्या करते हैं कि बालू के टीले कट करके एक अलग ही आकृति के बन जाते हैं। वो अलग आकृति की इस प्रकार के, यानी गोल या अर्धचंद्राकार का रूप ले लेते हैं। अर्धचंद्राकार का रूप लेते हैं तो उसे बरकान कहा जाता है। और देखा जाए तो भारत का एक हिस्सा है राजस्थान, जो विविधताओं में भी एकता इसमें प्रतीत होती है। यहाँ के लोगों में बहुत ही प्रेम भाव होता है, मिलनसार लोग होते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग होते हैं वो परिश्रमी होते हैं। राजस्थान के लोग होते हैं वो परिश्रमी होते हैं। और यहाँ अनेक राजा महाराजा हुए थे और राजा महाराजा ने क्या किया, यहाँ अनेक प्रकार के गढ़, अनेक प्रकार की इमारतें, अनेक प्रकार के महलों का निर्माण किया, जो सैलानियों के लिए बहुत ही एक प्रिय दर्शनी के रूप में कह सकते हैं, या अपने कह सकते हैं उसे दर्शनीय स्थल माने जाते हैं। और यहाँ बहुत से सैलानी आते हैं। पुष्कर झील है, इसके अलावा जैसमान झील है, या अपने कह सकते हैं झीलों के नगर उदयपुर है। यहाँ बहुत से सैलानी आते हैं। तो ये राजस्थान क्षेत्र है वो काफ़ी फेमस माना जाता है। अब हम चलते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान की बात करें, तटीय मैदान कौन से, भारत का एक ऐसा हिस्सा, नीचे का हिस्सा इस तरह का है। यहाँ ये तट है, ये तटीय मैदान है। इस तटीय मैदान में क्या है, नीचे से संकरा ऊपर से विस्तृत है, ये तटीय मैदान माना जाता है। और यहाँ से अरब सागर से उठने वाला जो तूफान है, या अपने कह सकते हैं मानसून है, वो इस क्षेत्र में बरसात करता है। यहाँ की पहाड़ी है, पहाड़ी क्षेत्र है, वो टकरा करके इस जगह से बरसात काफ़ी करते हैं। और बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून यहाँ से टकरा करके यहाँ काफ़ी बरसात करता है। ये उत्तरी जो अपने कह सकते हैं कि दक्षिणी भाग का एक प्रायद्वीपीय पठार भाग है, और प्रायद्वीपीय पठार भाग के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ काफ़ी बरसात होती है। तो प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टिकाएँ का विस्तार मिलता है। ये पश्चिम से अरब सागर से लेकर के पूर्व में बंगाली खाड़ी तक विस्तृत है, यानी पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूर्व में कहाँ बंगाली खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है। देखिए, पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट दोनों क्या अरब सागर के बीच स्थित है, और संकीर्ण मैदान भी है इसके बीच में। पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट दोनों अरब सागर के बीच है, संकीर्ण मैदान भी है। इस मैदान के 3 भाग है, इस मैदान के 3 भाग है, और तीनों भागों में किसके से, पहला उत्तर का मैदान है वो कोंकण कहलाता है।
मध्य भाग के कन्नड़ मैदान कहलाता है और दक्षिण भाग मालाबार तट। यानी इस क्षेत्र के अंदर अब किस प्रकार से आपको बताएं कि ये जो इस प्रकार का हिस्सा है, इस प्रकार का हिस्सा है, जो ऊपर का हिस्सा है उसको किस रूप से जाना जाता है? उत्तरी कोंकण कहा जाता है। किसके रूप में? उत्तरी कोंकण कहा जाता है। और मध्य भाग है, ये मध्य भाग है, इसको क्या कहता है? कन्नड़ मैदान कहा जाता है। क्या कहता है? कन्नड़ मैदान कहा जाता है। और नीचे वाला हिस्सा उसको क्या कहता है? मालाबार तट कहा जाता है। कौन सा में तट कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। यानी इनको 3 भागों में बांटा गया है। बंगाली खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। बंगाली की खाड़ी है, उसके साथ में जो मैदान है वो समतल है और चौड़ा है। उत्तरी भाग में से उत्तरी सरकार तट, यानी अब आपको बताएं कि इस साइड में ये भाग है, ये बना हुआ, इस तरह का भाग बना हुआ है। इस भाग में उत्तर का, ये मध्य का और यहाँ का, तो उत्तरी जो भाग है उसे क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट। इसको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये दक्षिणी भाग है, इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, मालाबार तट जैसे इसके बराबर में कोरोमंडल तट कहा जाता है। यहाँ अनेक प्रकार की नदियाँ हैं और ज़्यादातर आपको बता देते हैं कि नदियों का बहाव ज़्यादातर किस तरफ है? बंगाली की खाड़ी की तरफ है, बंगाली की खाड़ी के तट पर है। और बड़ी नदियाँ महानदी, गोदावरी, कावेरी आदि नदियाँ हैं जो इस भाग में बहती। कृष्णा भी है और विशाल डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा किसे कहते हैं? आपको डेल्टा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जब मान लीजिए ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है और बहती बहती क्या है, इसके इस प्रकार से इसे बन जाते हैं, इस तरह से इससे बन जाते हैं। इस तरह का हिस्सा बन गया, इस तरह का बहाव क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र। अब जो बीच में जगह पड़ी है वो क्या करती है? डेल्टा कहलाती है। डेल्टा क्यों? क्योंकि नदी बहती है, नदी का जो बहाव के साथ मिट्टी आती है वो उसके भाग को, जैसे ये क्षेत्र है ना, उसको ऊपर उभार ले आती है, उभार बना देती है। उभार बन जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहा जाते हैं। और डेल्टा होते हैं वहाँ उपजाऊ भूमि होती है, और उपजाऊ भूमि का मतलब यहाँ अनेक प्रकार की फसलें का उत्पादन, अच्छी कृषि की जा सकती है। और अब हम कह सकते हैं कि चिल्का झील है वो सबसे महत्वपूर्ण झील मानी जाती है भारत की। क्यों मानी जाती है? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये उड़ीसा के महानदी डेल्टा के पास में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। और इसके बाद में अध्ययन करते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह में क्या है? द्वीप समूह भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। द्वीप समूह भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। किसके रूप में? एक तो जंतु के रूप में, इसके अलावा जो पादप उसके रूप में, इसके अलावा व्यापारिक क्षेत्र के रूप में। व्यापारिक क्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है द्वीप समूह। आप पहले भी देख चुके हैं, भारत के कुछ स्थल है वो अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह है। एक तो कौन सा? लक्षद्वीप है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? तो कह सकते हैं कि भारत का ये हिस्सा इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, इस हिस्से में क्या है? लक्षद्वीप बना हुआ है। इस हिस्से में क्या बना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना हुआ है। यानी ये हिस्सा भारत का इम्पोर्टेंट माना जाता है और ये भी भारत का हिस्सा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके कहने का मतलब है कि भारत का इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या है? ये द्वीप समूह है। अब इसकी पहचान करते हैं। ये देखो, छोटे छोटे द्वीप बने हुए, छोटे छोटे क्या बने हुए? द्वीप बने हुए। द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर पानी से घिरे हुए छोटा सा टापू होता है, उसे द्वीप कहा जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं? केरल तट है, हम इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति ज्ञात करते हैं। केरल के पास में कौन सा? मालाबार तट, क्योंकि इस तट को 3 भागों में बांटा गया है। तो नीचे का नीचा हिस्सा केरल के तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात करते हैं। द्वीपों का वह समूह जो छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हो, छोटे छोटे प्रवाल का आपको बताया, आगे इसके विस्तृत अध्ययन करवाएंगे इसको, बना हुआ है। इससे लका द्वीप और मिनिकाय तथा एनिन द्वीप के नाम से जाना जाता है। और ये कह सकते हैं कि सन 1973 में, कब? 1973 में इसका नाम क्या रखा गया था? लक्षद्वीप गया था। अब देखो, और ये कितने क्षेत्र में है? 32 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर के? 32 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक क्षेत्र माना जाता है, यानी मुख्यालय माना जाता है। कावारती नामक जो क्षेत्र है वो क्या? लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय माना जाता है। इस द्वीप समूह पर पादप जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। किसमें? द्वीप समूह पर पादप जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पितृद्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास बिल्कुल भी नहीं है,
लक्षद्वीप के अंदर एक क्षेत्र है पिटली द्वीप, जहाँ बिल्कुल भी मनुष्य नहीं रहते, वहाँ निवास स्थल बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य जरूर है। कौन है? पक्षी अभ्यारण्य जरूर है, लेकिन मानव का वहाँ निवास बिल्कुल भी नहीं है। बंगाल की खाड़ी से उत्तर में दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। बंगाली की खाड़ी है, उसमें उत्तर से दक्षिण के द्वीपों की श्रृंखला को ध्यान दीजिए। अब वहाँ कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में होते हैं, बड़ी संख्या में और बिखरे हुए भी हैं। द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार, यानी अंडमान निकोबार द्वीप में। एक आपको मानचित्र थोड़ा सा दिखा देते हैं। ऊपर आया हुआ है हमारा भारत का मानचित्र, उस मानचित्र में हम थोड़ी सी इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ताकि हमारा भी थोड़ा सा ध्यान। आप देखिए, यहाँ देखिए, ये हमारा मानचित्र है भारत का, और भारत के मानचित्र में हम देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे बिंदु देख रखे हैं वो क्या है? लक्षद्वीप है। और ये क्षेत्र दे रखा है तो अंडमान निकोबार द्वीप में ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दो भागों में इसका विभाजन किया गया। ये दोनों भी हमारे सामरिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में या किसी अन्य विशेष के रूप में भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये हमारे कहलाएंगे द्वीप समूह, यानी इसको हम थोड़ा सा विस्तृत करके देखें। ये अंडमान समुद्री तट है, निकोबार नीचे वाला क्षेत्र है, दो भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है विद्यार्थी, अब इसका आगे अध्ययन करते हैं। तो यहाँ क्या है, इसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो हमारे को इस सामरिक विभाजन के रूप में हम देख सकते हैं, सामरिक विभाजन विशेष है उसके रूप में हम इसे देख सकते हैं। तो ये दो भागों में विभाजित किया गया है। तो दो भागों में विभाजित करते करते हम ये देख सकते हैं कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह से बना हुआ है और भू आकृति विशेष है। इसमें अनेक प्रकार, एक और बताऊं आपको, इसके अंदर पठारी भाग विशेष है, वो हमारे लिए खनिज पदार्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। खनिज पदार्थ है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माने गए। तो द्वीप में ये क्या है? निम्नजित पर्वत श्रेणी के शिखर है। किसके? निम्नजित पर्वत श्रेणी के शिखर हैं, निम्नजित। ये देखिए, यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस हिस्से के अंदर जो क्षेत्र विषय बंगाल की खाड़ी, भारत का अधिकार है इस पर। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा लिए महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप जंतु में बहुत अधिक विविधता है। इस द्वीप में क्या जाते हैं? जो पादप पाए जाते हैं या जंतु पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय तथा घने जंगलों से आच्छादित है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र है अनेक जंगलों से, अनेक प्रकार के जलीय जीवों से विस्तृत है, यानी आच्छादित माना जाता है। ठीक है। विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषता स्पष्ट करता है। अब देखो, कोई भी भू आकृति है उसका विस्तृत और भूभाग का अलग अलग विशेषता है, वो पूरे क्षेत्र के लिए मानी जाती है। राजस्थान का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी मैदान क्षेत्र, दक्षिण का पठार कह सकते हैं, तटीय मैदान कह सकते हैं। ये सारे की सारी विविधता हैं, वो पूरे भारत की विशेषता को प्रकट करती है। परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं। देखो, ऊपर पर्वत है, पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ हैं, वो मैदान का निर्माण करती है, मैदानी भाग का निर्माण करती है। मैदानी भाग है वो क्या है? कृषि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये जल विशेष है, उसका हमारे क्या है? पेयजल और सिंचाई के जल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कौन मानी जाती है? नदियाँ मानी जाती है। नदियाँ कहाँ से निकलती है? उत्तरी जो पर्वतीय क्षेत्र उससे निकल कर आती है। तो ये कह सकती है क्षेत्र विशेष नदियों का, रेगिस्तान का, सबका अपना अपना विशेषताएँ, अपनी अपनी विशेषताएँ होती है। उत्तरी पर्वत जल व वनों के लिए प्रमुख स्रोत है। उत्तरी जल पर्वत है वो जल और वन के लिए प्रमुख स्रोत आपको बताया था। उत्तरी मैदान है वो किसके लिए? अन्न का भंडार माना जाता है। किसका भंडार माना जाता है? अन्न का भंडार माना जाता है। और प्राचीन सभ्यता के विकास के आधार पर मिला है, यानी प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारी भाग क्या है? खनिज भंडार है।
जो पठारी बाग है वो क्या है, खनिज भंडार है, जिसने देश के औद्योगिकरण के लिए जो विस्तृत है विस्तार के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उसके बाद तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है क्योंकि समुद्र का तट है, और तटीय क्षेत्र के व्यापारिक क्षेत्र में भी और मत्स्य पोत आदि क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। देखो, भारत की भौतिक आकृतियाँ विविधता से परिपूर्ण है, लेकिन भविष्य के विकास की संभावना यहाँ पैदा करती है, इन्हें प्रदान करती है। ठीक है। अब विद्यार्थियों, इस क्षेत्र विशेष के अंदर एक छोटा सा शब्द आया था हमें, प्रवाल। क्या आया था? प्रवाल। तो प्रवाल क्या है? प्रवाल पोलिस कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं, जिसका विकास छिछले थोड़े से जल के अंदर होता है, लेकिन गर्म जल होगा वहाँ, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव है, प्रवाल अस्थियाँ टीले के रूप में निक्षेपित होती है, टीले के रूप में यानी ऊंची विस्तृत रूप में। ये प्रमुख 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोदिका, तटीय प्रवाल पीति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट ब्रिटेन रीफ प्रवाल रोदिका का अच्छा उदाहरण माना जाता है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार व हार्सू आकार वाले रोदिका होती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमारा आज का जो भारत का भौतिक स्वरूप नामक अध्याय था वो आज तीसरे पार्ट के रूप में समाप्त हुआ। तो कल हम नए अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। और जितने भी क्वेश्चन दिए उनको अच्छी तरह से समझकर कर लीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।